गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। अब अपने सिलेबस पे आते हैं वापस। इसके पिछली क्लास के अंदर अपन ने पॉलीमर शुरू कर लिया था, बहुलक शुरू कर लिया था। 2 पीरियड उसके अंदर अपने पास हो चुके थे, जिसमें आपके पहले पीरियड के अंदर बहुलक के कुछ एग्जाम्पल बताए गए आपको। सेकंड के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक शुरू कर लिया था। तो आज अपने बहुलक की जो क्लास है वो आपकी तीसरी क्लास अपन लोग शुरू करेंगे। ठीक है भाई, पार्ट 3 अपन उसका पढ़ेंगे। तो अपने पास चल रहा था बहुलक का वर्गीकरण, अपन लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पर बहुलकों को बांटा गया है। 6 आधार कौन कौन से थे? सबसे पहला आपको बताया गया होगा उद्गम या स्रोत के आधार पर। पहला कौन सा पढ़ाया गया था? आपके उद्गम या स्रोत के आधार पर आपको बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ाया गया था। ठीक है। बहुलक का दूसरा जो आपके आधार बताया गया था वो बताया गया था एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। इसके आधार पर एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया गया था। ठीक है भाई, ये दो चीजें अपने पास हो चुकी थी। आज अपन अपने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तीसरा जो बहुलक का वर्गीकरण है वो आपको बता रहा हूं संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। इसके आधार पर आपकी संरचना के आधार पर बहुलकों का क्या बता रहा हूं? आपके वर्गीकरण बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको जैसा कहा था इस संरचना के आधार पर जो बहुलक है वो 3 प्रकार के आपके होते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है? रेखीय बहुलक होता है। पहला प्रकार कौन सा है? रेखीय बहुलक आपके होता है। अब देखिए रेखीय बहुलक किसे कहते हैं? तो देखिए इस प्रकार के बहुलक के अंदर जो बहुलक की एकलक इकाइयों की क्या है, इस तरह से सीधी श्रृंखलाएं पाई जाती है या रेखीय श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसकी परिभाषा फिर से सुनिए। इस प्रकार के बहुलक में बहुलक की जो एकलक इकाइयां हैं उनकी क्या है? सीधी श्रृंखलाएं या क्या पाई जाती है? आपके रेखीय श्रृंखलाएं क्या है? आपके पाई जाती है। ठीक है भाई, तो क्या कहलाता है? आपका रेखीय बहुलक आपके कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय बहुलक कहलाता है। फिर से सुनिए परिभाषा। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयों की सीधी श्रृंखला या आपके रेखीय श्रृंखलाएं पाई जाती है, रेखीय बहुलक कहलाता है। अब इस रेखीय बहुलक के एग्जाम्पल की यदि अपन लोग बात करें तो रेखीय बहुलक का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एक तो होता है आपका HDP। क्या होता है? आपके HDP इसका उदाहरण है। आप कहेंगे सर व्हाट इज HDP? उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डिस्टेंसिटी पॉलीथीन जो होती है इसका उदाहरण होता है, या अपन हिंदी में कह सकते हैं उच्च घनत्व की पॉलीथीन। क्या कह सकते हैं? उच्च घनत्व की जो पॉलीथीन होती है वो इसका एग्जाम्पल आपके होती है। समझ में आ गई भी बात? तो पहला एग्जाम्पल कौन सा मिल जाता है? आपके HDP आपके होता है। इसके अलावा इस रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नाइलॉन 66। सेकंड एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं अपन लोग? नाइलॉन क्या दे सकते हैं? 66 भी इसका क्या होता है? एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल पूरे नहीं लिखना, बस अपने को परिभाषा लिख के सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। तो HDP है, नाइलॉन 66 है, ये किसके बहुलक हैं? आपके रेखीय बहुलक आपके होते हैं। इसका जो सेकंड बहुलक आपको बताया गया था वो कौन सा होता है? आपके शाखित बहुलक। सेकंड कौन सा बताया गया था? आपके शाखित बहुलक आपके होता है, या जिसको मैंने पार्श्वीय बहुलक भी आपके कहा था। सेकंड कौन सा होता है? शाखित बहुलक अपने पास होता है। अब इस बहुलक की क्या विशेषता है? देखो इस प्रकार के बहुलक में ये जो रेखीय बहुलक है ना भाई, इस रेखीय बहुलक के मध्य इस तरह से पार्श्व श्रृंखलाएं पाई जाती है। रेखीय बहुलक के मध्य क्या पाई जाती है? आपके पार्श्व क्या पाई जाती है? जब श्रृंखलाएं पाई जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? शाखित बहुलक कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा। रेखीय बहुलक के मध्य क्या पाई जाती है? छोटी छोटी पार्श्व श्रृंखलाएं पाई जाती है, इसीलिए ये बहुलक क्या कहलाता है? शाखित बहुलक अपने कहलाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं शाखित बहुलक के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो शाखित बहुलक के एग्जाम्पल के अंदर आपको बताता हूँ। देखिए रेखीय के अंदर HDP है तो शाखित बहुलक के अंदर आपका LDP होगा। क्या होगा? आपके LDP होता है।
LDP होता है लो डिस्टेंसिटी पॉलीथीन। लो का मतलब निम्न घनत्व की पॉलीथीन। इसकी क्या है फुल फॉर्म आपके क्या कहलाती है? निम्न घनत्व की पॉलीथीन आपके कहलाती है। HDP तो होती है हाई घनत्व की, और ये क्या है आपके निम्न घनत्व की पॉलीथीन। अब जब पाठ समाप्त होगा तो उस समय मैं आपको इन दोनों में क्या बताऊंगा, अंतर भी आपको बताऊंगा, और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। इसके एग्जाम्पल में आप लोग ब्यूना S है, ठीक है भाई, ब्यूना S के अलावा जैसे ब्यूना N वगैरह है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी इसके देखो एग्जाम्पल कुछ प्राकृतिक भी जैसे ग्लाइकोजन वगैरह है, एमिलोपेक्टिन वगैरह भी इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के अलावा एमिलोपेक्टिन। कौन सा है आपके? एमिलोपेक्टिन वगैरह भी इसके एग्जाम्पल के अंदर आपके आते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कौन सा होता है संरचना के आधार पर? पहला होता है रेखीय, दूसरा बहुलक कौन सा होता है? आपके साखित बहुलक आपके होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका संरचना के आधार पर आपका तीसरा जो प्रकार है वो है आपका तिर्यक बहुलक। तीसरा कौन सा आएगा भाई? 3 प्रकार बताए होंगे मैंने संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो तीसरा बहुलक है वो कौन सा कहलाता है? आपका तिर्यक बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए तिर्यक बहुलक की क्या विशेषता होती है? ये संरचना के आधार पर आपके तिर्यक बहुलक, देखिए इस प्रकार के बहुलक में क्या होता है, जैसे ये आपकी रेखीय बहुलक है, इस रेखीय बहुलकों के मध्य इस तरह से ये क्या पाए जाते हैं? तिर्यक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके तिर्यक बंध आपके पाए जाते हैं। रेखीय बहुलकों के मध्य जब तिर्यक जाल या तिर्यक बंध पाया जाता है ना भाई, उससे अपन क्या कहते हैं? तिर्यक बहुलक कहते हैं। अब आपको बता देता हूँ, ये जो तिर्यक बंध है ना, याद रखना आप लोग, किसी भी बहुलक की मजबूती का कारण क्या होता है? तिर्यक बंध होता है। कोई भी बहुलक मजबूत है ना, उस बहुलक की मजबूती का जो कारण है वो उसमें पाए जाने वाला कौन सा बंध होता है? आपके तिर्यक बंध आपके होता है, ठीक है ना भाई। तो फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने आपके, इस प्रकार के बहुलक में रेखीय बहुलक के मध्य क्या पाया जाता है? इस तरह से तिर्यक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तिर्यक बंध या क्रॉस बंध आपको मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? तिर्यक बहुलक कहलाता है। और आपको बता देता हूँ, जिस बहुलकों में तिर्यक बंध पाया जाता है वो बहुलक क्या होता है? मजबूत होता है, जिसके वजह से इनके गलनांक वगैरह है, इनके कथनांक वगैरह के मान क्या होते हैं? आपके उच्च होते हैं। इसके गलनांक है, इसके क्वथनांक के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब आप कहेंगे सर तिर्यक बहुलक का एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड में पूछ रखा है, ध्यान रखें। तिर्यक बहुलक का एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, प्लास्टिक है, नाम सुना होगा कभी आपने। तिर्यक बहुलक का उदाहरण कौन सा है? बेकेलाइट हो सकता है। एक उदाहरण और बताया जाए आपको, मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा होता है? बेकेलाइट होता है। बेकेलाइट के अलावा कौन सा है? आपके मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड भी इसका क्या मिलता है? एग्जाम्पल आपके होता है, समझ रहे हो बेटे। तो ये आपकी क्या कहलाता है? बेकेलाइट एंड मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से संरचना के आधार पर कितना हो गया अभी आपके? संरचना के आधार पर 3 प्रकार, पहला रेखीय, दूसरा साखित या पाषाणीय, और तीसरा कौन सा हो जाता है? तिर्यक बहुलक अपने पास हो जाता है, ठीक है। तो वर्गीकरण के कितने आधार हो गए भाई? 3 आधार आपके हो जाते हैं। इसी तरह से वर्गीकरण का जो आपको चौथा आधार पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अगर आपको याद हो, बताया होगा बहुलकन के आधार पर। इसके आधार पर वर्गीकरण का जो चौथा आधार अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? बहुलकन के आधार पर अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो चौथा आधार कौन सा हो जाएगा? बहुलकन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो अगर आपको ध्यान हो, बहुलकन के आधार पर जो बहुलक हैं वो 2 प्रकार के आपको बताए गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बताए गए। सबसे पहला कौन सा बताया गया भाई? सबसे पहला होता है योगज बहुलक। पहला कौन सा होता है? योगज बहुलक। और दूसरा कौन सा बताया गया? संघनन बहुलक। योगज बहुलक और दूसरा कौन सा बताया गया? आपके संघनन बहुलक आपके बताया जाता है, ठीक है भाई। सेकंड कौन सा है? संघनन बहुलक आपके बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले योगज बहुलक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या बता रहा हूँ आपके, योगज बहुलक किसे कहते हैं? कि जब 2 या 2 से अधिक
द्वि या त्रि आबंध वाली, क्या कहा मैंने, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक द्वि या त्रि आबंधन वाली, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली, ध्यान रखना, जब द्वि या त्रि आबंधन वाली एकलक इकाइयां मिलकर, ठीक है भाई, एकलक इकाइयां मिलकर जब बहुलक का निर्माण करे, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, योगज बहुलक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक द्वि या त्रि आबंधन वाली एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक बनाए तो वो बहुलक क्या कहलाता है, योगज बहुलक आपके कहलाता है, ठीक है भाई। दूसरी बात आपको बताऊं, योगज बहुलक के अंदर इसमें क्या होता है बेटा, जो असंतृप्त एकलक इकाइयां है वो संतृप्त में चेंज हो जाती है। इस बहुलीकरण में कौन सी आपके असंतृप्त इकाइयां जो है वो किस में चेंज हो जाती है, आपके संतृप्त इकाइयों के अंदर क्या होती है, चेंज आपके हो जाती है। योगज बहुलक के अंदर असंतृप्त एकलक इकाइयां किस में चेंज हो जाती है, संतृप्त एकलक इकाइयों के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है भाई। तीसरी बात आपको बताऊं, इसमें जो आपके योगज बहुलक होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई सह उत्पाद नहीं बनता। योगज बहुलीकरण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का कोई साइड प्रोडक्ट आपके नहीं बनता है, सह उत्पाद क्या है भी इसमें नहीं बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, योगज बहुलक में जो बहुलक होता है ना वो एकलक इकाई का क्या होता है, n गुना होता है। योगज बहुलक के अंदर जो बहुलक है वो क्या है, आपके एकलक इकाई का क्या होता है, n गुना आपके होता है। ये एकलक इकाई का क्या है, n गुना आपके होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना पॉलीथीन वगैरह पढ़ते हैं तो नीचे पोस्टर में क्या लगाते हैं, n लगाते हैं कि लगाते हैं, तो बहुलक एकलक इकाई का क्या होता है, n गुना। अब आपको कहे सर इसके एग्जाम्पल लिखना है तो लिखा रखे हैं भाई, आपको योगज बहुलक के 5 एग्जाम्पल आपको लिखा रखे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी 2 एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पीवीसी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल पूरा लिखेंगे आप लोग, लिखा दिया मैंने, एग्जाम्पल पूरा सेट करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल आप कोई भी, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, पीएस वगैरह है, आप लिख सकते हैं, पेन वगैरह है, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपकी जो इच्छा हो वो 2 एग्जाम्पल या कोई भी लिखेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, योगज बहुलक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक द्वि या त्रि आबंधन वाली, देखो अपने कोर्स में द्वि वाली ये ध्यान रखना, जो उदाहरण होता है वो डबल बॉन्ड वाले बताए हुए हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक द्वि या त्रि आबंधन वाली एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है ना, उसे क्या कहते हैं, योगज बहुलक। फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इस बहुलक में असंतृप्त इकाइयां किसमें चेंज हो जाती है, संतृप्त में। तीसरा, कोई साइड प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता आपके, और जो बहुलक बनेगा ना वो एकलक इकाई का कितना गुना होगा, n गुना आपके होता है, ठीक है भाई। और 2 एग्जाम्पल पीवीसी पेन आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है योगज बहुलक। उसके बाद सेकंड जो बात चल रही है अपने पास वो कौन सा है, संघनन बहुलक। सेकंड बहुलक कौन सा अपने पास, संघनन बहुलक आपके होता है। अब देखिए संघनन बहुलक किसे कहते हैं अपन लोग, कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाली, यहाँ तो था द्विबंध या त्रिबंध आबंध, भाई क्या कहा मैंने यहाँ, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयां मिलकर, अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करे तो उसे अपन क्या कहते हैं, संघनन बहुलक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करे तो उसे अपन क्या कहते हैं, संघनन बहुलक कहते हैं। एक बात। दूसरी विशेषता इसकी यह है आपके, कि संघनन बहुलक जब बनेगा ना, या संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप हमेशा क्या बनता है, सह उत्पाद आपके बनता है। क्या बनता है, सह उत्पाद आपके बनता है। योगज में कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि संघनन बहुलक बनता है, इसमें क्या है, सह उत्पाद बनता। अब देखो सह उत्पाद के रूप में आपके यहाँ पर जल बन सकता है, सह उत्पाद के रूप में अमोनिया बन सकता है, सह उत्पाद के रूप में HCl बन सकता है, एल्कोहल वगैरह है, ये सह उत्पाद के रूप में बन सकते हैं,
ठीक है। साइड प्रोडक्ट के रूप में जल, अमोनिया, HCl, एल्कोहल बन सकता है। लेकिन बेटे आपको जानकारी दे दूं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपने पास जो उदाहरण है वो कौन से हैं? जल वाले हैं। कौन से हैं? जल वाले। अमोनिया, HCl, एल्कोहल के जो एग्जाम्पल आप हाई लेवल जो BSc MSc में जाओगे ना, वहां पर भी ये चीज आपको पढ़ने को मिलती है। तो अपने यहाँ जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं? जल के उदाहरण वाले हैं। तो संगत बहुलीकरण के फलस्वरूप हमेशा क्या है भी आपके कोई न कोई साइड प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है। अब आपको के साथ संगत बहुलक के उदाहरण, तो उदाहरण के अंदर क्या है? नाइलॉन 66। कौन सा है? नाइलॉन 66 है। और उदाहरण बताओ, एक आपके टेरिलीन, कौन सा हो सकता है? टेरिलीन हो सकता है, या पॉलिस्टर, या आपके डेकोन जिसे अपन लोग कहते हैं। टेरिलीन, पॉलिस्टर या ड्रेकॉन भी जिसे अपन लोग कह सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। नाइलॉन 66, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ड्रेकॉन। अब इसमें आप जो चाहे वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाइलॉन 66 लिख सकते हैं, टेरिलीन, पॉलिस्टर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक आपको टेरिलीन, पॉलिस्टर या ड्रेकॉन नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ नाइलॉन 66 तो अपने पास लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ वो कौन सा है? टेरिलीन, पॉलिस्टर का आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। कैसे बनता है ये टेरिलीन, पॉलिस्टर, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। तो संगत बहुलक का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है वो कौन सा है? नाइलॉन 66 हो सकता है, टेरिलीन आपकी, या पॉलिस्टर या ड्रेकॉन आपके हो सकता है, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को भी। कौन सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपके? टेरिलीन बता रहा हूं, या जिसे ड्रेकॉन के नाम से या पॉलिस्टर के नाम से, किसी भी नाम से पूछे आप लोग यही लिखेंगे। अब इसमें देखिए कौन सी दो इकाइयां होती है? इसमें दो इकाइयां होती है बेटे, एक तो होती है टरफेलिक अम्ल और एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल के संगत बहुलीकरण से बनता है। किस से? एक तो होती है कौन सी? टरफेलिक अम्ल, ठीक है। और दूसरी इकाई कौन सी बताई आपके? एथिलीन ग्लाइकोल। कौन सी बताई गई? एथिलीन ग्लाइकोल का जब संगत बहुलीकरण अपन लोग करते हैं तो क्या बन जाता है? टेरिलीन बन जाता है। सेम नाइलॉन 66 जैसा उदाहरण है, ध्यान रखना। तो देखिए टरफेलिक अम्ल जो होता है वो होता है NCOOH से आपकी है फेनिल वलय, या जिसे बेंजीन वलय कहते हैं, जुड़ी रहती है। ये आपके फिर COOH, ये किसका फॉर्मूला है? टरफेलिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल होता है आपकी ये OH, ये CH2, ये 2 और ये OH, ठीक है भाई। दोनों स्टेट्स ने ध्यान रखनी है। टरफेलिक अम्ल और ये कौन सा है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। इसका जब अपन संगत बहुलीकरण करते हैं तो इसमें से क्या है? जल का अणु आपको उड़ा देना है। किस तरह से उड़ाएंगे भाई? यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा? जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। कितने निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो इसका बहुलीकरण इस तरह से आपके हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? CO, ये आपका C, ये डबल बॉन्ड O, उससे आगे ये वाले जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ है? COO, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये आपके O। उससे आगे चले, यहाँ से OH निकल चुका है, यहाँ से आपके CH2, ये आपके 2, ठीक है। और ये यहाँ क्या बचा हुआ आपका O। ये आपके इस तरह से ये इसका बहुलीकरण आपके हो जाता है। तो टरफेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का जब आपने बहुलीकरण किया है तो संगत बहुलीकरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्या निकला है अभी आपके? टेरिलीन या ड्रेकॉन या पॉलिस्टर बन जाता है। मैंने कहा ना साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो संगत बहुलीकरण जब अपन लोग पढ़ते हैं, अपने पास 2 ही उदाहरण है पूरे चैप्टर के अंदर। संगत बहुलीकरण के 2 ही एग्जाम्पल है, नाइलॉन 66 और दूसरा कौन सा है आपका? टेरिलीन या पॉलिस्टर। दोनों में आपने पढ़ा, नाइलॉन 66 भी बता दिया, पॉलिस्टर भी बता दिया। दोनों इकाइयों के अंदर आपकी क्या निकला है भाई? जल का अणु बाहर निकलता है। तो इस तरह से अपने ये जो वर्गीकरण का चौथा आधार हो जाता है बहुलकन के आधार पर, ठीक है भाई। इसमें 2 बार हो गए, एक तो पहला हो गया योगज और दूसरा कौन सा हो गया? संगत बहुलीकरण। फिर बता रहा हूँ, योगज बहुलीकरण और संगत बहुलीकरण के अंदर बोर्ड में बहुत बार अंतर आपके पूछे गए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अब अपने पास वर्गीकरण का जो बात करते हैं, 5वां आधार। वर्गीकरण का कौन सा है भाई? 5वां आधार।
तो देखिए पांचवा आधार जो आपको बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? वो बताया गया आणविक बलों के आधार पर। किसके आधार पर बताया गया है? आणविक बलों के आधार पर आपके बताया गया है। वर्गीकरण का जो पांचवा आधार है वो कौन सा है आपके? आणविक बलों के आधार पर। ये आणविक बलों के आधार पर। तो देखिए आणविक बलों के आधार पर जो बहुलकों को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो शायद आपको बताया होगा आणविक बलों के आधार पर जो बहुलक है वो आपके दो भागों में इनको बांटा गया है। एक तो बताया था आपके प्रत्यास्थ बहुलक। क्या बताया था आपके? एक तो बताया, इसमें भी देखो अंतर पूछे मैं भाई। एक तो कौन सा बताया गया आपके? प्रत्यास्थ बहुलक बताया गया, ठीक है। और एक आपके बताया गया कौन सा? रेशेदार बहुलक। एक प्रत्यास्थ बहुलक और बी कौन सा बताया गया आपके? रेशेदार बहुलक आपके बताया गया है, ठीक है भाई। कौन कौन से? प्रत्यास्थ बहुलक और कौन सा बताया हुआ आपके? रेशेदार बहुलक अपने बताया गया है। हाँ, तो आणविक बलों के आधार पर अपने जो बहुलक चल रहे थे दो प्रकार के आपको बताया जाता है, एक प्रत्यास्थ बहुलक और एक कौन सा है? रेशेदार बहुलक। तो दोनों को मैं कंपैरिजन के रूप में बता देता हूं जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, ये जो प्रत्यास्थ बहुलक होता है इन्हें सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? रबड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? प्रत्यास्थ बहुलक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं भाई? अपन रबड़ भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं इनके मध्य जो आणविक बल होते हैं ना वो दुर्बल होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलकों के मध्य पाए जाने वाले जो आणविक बल है वो क्या होते हैं आपके? दुर्बल होते हैं। समझ रहे हो बात को? आणविक बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। दुर्बल होते हैं इसीलिए इनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है भाई। तो आणविक बल इनमें क्या होता है? दुर्बल होता है। इसी प्रकार बताऊं, ये जो प्रत्यास्थ बहुलक है ये अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय प्रकृति के आपके होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चौथी बात, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके, ये जो प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं इनकी एक खासियत होती है बेटे, इन पर क्या करते हैं अपन जब बाह्य बल लगाते हैं ना तो इनकी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। पॉइंट को ध्यान से सुनना। इन पर जब क्या लगाते हैं अपन लोग? बाह्य बल लगाते हैं तो इनकी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। और जब बाह्य बल हटाते हैं ना तो ये अपनी क्या होती है? पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और कुंडली नुमा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, आ जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? कुंडली नुमा हो जाते हैं। अपन सब जानते हैं रबड़ को खींचते हैं, खींचते हैं स्थिति चेंज हो जाती है। छोड़ोगे, छोड़ते ही वापस क्या होगा? पूर्व अवस्था में तो आ जाएगा लेकिन कैसा हो जाएगा? कुंडली नुमा आपके हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो बाह्य बल लगाने से इनकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, बाह्य बल हटाने पर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और कैसे हो जाते हैं भाई? कुंडली नुमा ये आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरण की यदि बात करें, मैंने कहा ना रबड़, अब इसमें रबड़ कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। रबड़ में जैसे नियोप्रीन है, कौन सा है? नियोप्रीन वगैरह, आगे उदाहरण पढ़ूंगा। ये नियोप्रीन है, ब्यूना एस वगैरह है, ब्यूना एन वगैरह है। इस कैटेगरी के क्या होते हैं भाई? उदाहरण होते हैं। तो फिर से लीजिए प्रत्यास्थ बहुलक क्या है? अपन सामान्य भाषा में इन्हें रबड़ भी कहते हैं। इनके मध्य पाए जाने वाले आणविक बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। इसके अलावा ये कैसे हैं? अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। बाह्य बल लगाते हैं तो इनकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है और बाह्य बल हटाते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? कुंडली नुमा हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नियोप्रीन है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन होता है। अब आ जाओ भाई रेशेदार बहुलक। किस पे आ जाते हैं आपके? रेशेदार बहुलक के अंदर आ जाइए। अब रेशेदार बहुलक की क्या विशेषता? सबसे पहले तो सामान्य भाषा में इन्हें दागे कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग? सामान्य भाषा में इन्हें क्या कह सकते हैं? दागे। उन्हें रबड़ कहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? दागे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इनके मध्य जो आणविक बल है इसमें तो दुर्बल होते हैं, इनके मध्य पाए जाने वाले आणविक बल क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। इनके मध्य जो आणविक बल पाया जाता है वो क्या होते हैं भाई? आपके प्रबल होते हैं। क्लियर? तीसरी बात बताऊं, ये क्या है? अक्रिस्टलीय है। तो ये सामान्यतः रेशेदार बहुलक क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। रेशेदार बहुलक क्या होते हैं? आपके
क्रिस्टलीय होते हैं। रेशेदार बहुलक कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो इनका थोड़ा अलग है। इसमें तो मैंने आपकी पूर्व अवस्था वाला बताया, इसमें रेशेदार बहुलक में ये लिख सकते हैं। इनका उपयोग क्या है आपके, मैं आपको बताऊं, वस्त्र वगैरह है ना, डोरियां वगैरह बनाने में अपन लोग कर सकते हैं। रेशेदार बहुलक का उपयोग वस्त्र है, डोरियां वगैरह है, रस्सियां वगैरह बनाने में अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, डोरियां है, रस्सियां वगैरह बनाने में इसका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब रेशेदार बहुलक का एग्जांपल, तो रेशेदार बहुलक के भी दो एग्जांपल ध्यान रखें। सबसे पहला तो वही अपना नायलॉन 66। कौन सा एग्जांपल आएगा भाई? नायलॉन 66 है, टेरिलीन वगैरह है, ठीक है ना, ये क्या है इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें भी देखो बोर्ड ने इसमें भी प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक में अंतर पूछ रखा है, तो ये भी मैंने आपको किस रूप में, कंपैरिजन के रूप में बता दिया। ठीक है भाई, तो इसको भी अच्छी तरह से अपने को देखना है। तो इसके बाद अब आपके लास्ट जो है आपके बहुलक के वर्गीकरण के अंदर जो आपके छठा आधार है वो बताया होगा ताप के आधार पर। कौन सा आधार बताया होगा? ताप के आधार पर बहुलकों का क्या बताया होगा? वर्गीकरण आपके बताया होगा। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। देखिए ये मैं जो चौथा, पांचवा, छठा भाग है ना, ये कंपेरिजन हमेशा पूछे जाते हैं। तो छठा कौन सा है? ताप के आधार पर। किसके आधार पर बता रहा हूं? ताप के आधार पर। देखिए ताप के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बताया होगा आपके ताप शून्यमय बहुलक। पहला कौन सा बताया आपके? ताप शून्यमय बहुलक बताया होगा। और दूसरा बताया होगा ताप दृढ़। दूसरा कौन सा बताया होगा? ताप दृढ़ बहुलक आपके बताया होगा। ताप शून्यमय और दूसरा कौन सा है? ताप दृढ़ बहुलक बताया। देखिए अब देखिए सबसे पहले ताप शून्यमय बहुलक की बात करते हैं। तो ताप शून्यमय जो बहुलक होता है, इस प्रकार के बहुलकों के अंदर जो आणविक बल होते हैं ना, वो प्रत्यास्थ बहुलकों से तो अधिक। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इस प्रकार के बहुलकों में जो आणविक बल है वो प्रत्यास्थ बहुलक से तो क्या है? अधिक। प्रत्यास्थ बहुलक से तो अधिक, लेकिन रेशेदार बहुलक से क्या होते हैं? कम होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक, लेकिन किससे? रेशेदार बहुलक से क्या होते हैं आपके? कम आपके होते हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी विशेषता बता देता हूं आपके, ये जो ताप शून्यमय बहुलक है आपके, इनको क्या किया जा सकता है? गर्म करके क्या किया जा सकता है? पिघलाया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? गर्म करके पिघलाकर इनको क्या है? मन चाहे रूप में डाला जा सकता है। इन्हें गर्म करके पिघलाकर क्या किया जा सकता है? मन चाहे रूप में आपके डाला जा सकता है। इसके अलावा इनमें किसी भी प्रकार का कोई तिर्यक बंध नहीं पाया जाता। इस प्रकार के बहुलक में क्या है? तिर्यक बंध आपके नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये बहुलक क्या है? मजबूत आपके नहीं होते। इसीलिए ये बहुलक क्या है आपके? मजबूत नहीं होते। मजबूत नहीं है तो इनका गलनांक, कथनांक वगैरह क्या होता है भाई? कम होता है। इनका गलनांक, कथनांक का मान क्या होता है? कम होता है। अब जैसे ताप शून्यमय बहुलक का अगर आपको उदाहरण पूछे तो पॉलीथीन, क्या उदाहरण आ जाएगा? पॉलीथीन वगैरह है, पीवीसी वगैरह है, ये किसके एग्जाम्पल है? ताप शून्यमय के एग्जाम्पल। तो बोर्ड ने पूछ रखा ताप शून्यमय का उदाहरण बताइए, ठीक है। तो उदाहरण में पॉलीथीन, पीवीसी वगैरह आपके आते हैं। अब अपन चलते हैं बेटे ताप दृढ़ बहुलक पर। किस पर चलते हैं? ताप दृढ़। देखो नाम से ही पता चल रहा है, दृढ़। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। इस प्रकार के बहुलकों के मध्य क्या है? प्रबल आणविक बल आपके पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? इस प्रकार के बहुलकों के मध्य क्या पाए जाते हैं आपके? प्रबल आणविक बल पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको बता देता हूं, इस प्रकार के बहुलकों के मध्य तिर्यक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस प्रकार के बहुलकों के मध्य कौन सा बंध? तिर्यक बंध पाया जाता है। इसीलिए ये बहुलक क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है। तिर्यक बंध पाया जाता है, इसीलिए ये क्या है? मजबूत होते हैं। और इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक
वो कथनांक के मान क्या मिलेंगे भाई आपको, उच्च आपके होते हैं। समझ में आ गई बात आपके। पहले वापस सुनिए, परबल आणविक बल पाया जाता है इसलिए मजबूत होते हैं, तिर्यक बल पाया जाता है इसलिए मजबूत होते हैं, इनके गलनांक पतनांक के मान क्या होते हैं आपके, उच्च आपके होते हैं। देखो इनकी एक खासियत होती है, ये जो ताप दृढ़ बहुलक है ना, अघुलनशील, क्या कहा मैंने आपके, अघुलनशील, अज्वलनशील, क्या है, अज्वलनशील, व अगलनीय, ठीक है भाई, क्या होते हैं, अगलनीय आपके होते हैं। ताप दृढ़ बहुलक क्या है, अघुलनशील, अज्वलनशील और क्या होते हैं आपके, अगलनीय आपके होते हैं, बहुत मजबूत ये आपके होते हैं। अब ताप दृढ़ का अगर आपको एग्जाम्पल पूछे, बहुत बार बोर्ड ने पूछ रखा है, ताप दृढ़ का जो एग्जाम्पल होता है, अभी आपको पढ़ाया होगा मैंने, बेकेलाइट, क्या बताया था, बेकेलाइट। तो ताप दृढ़ का एग्जाम्पल याद रखें, एक तो बेकेलाइट हो जाता है बेटे, और एक कौन सा, मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा होता है, मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो ये इस तरह से आपके दो तरह के ताप के आधार पर होते हैं, ताप सुन्मय और दूसरे कौन से होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। फिर से सुन लीजिए, ताप दृढ़, इनके मध्य प्रबल आणविक बल पाया जाता है, तिर्यक बल पाया जाता है इसलिए मजबूत होते हैं, इनके गलनांक पतनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी क्या की खासियत है, ये आपके अघुलनशील, ठीक है, अज्वलनशील और अगलनीय आपके होते हैं। उदाहरण कौन से मिलेंगे भाई, बेकेलाइट है, मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो इस तरह से बेटे आपके ये बहुलकों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, पूरा हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, 6 आधार पर आपका वर्गीकरण हुआ था। सबसे पहला क्या बताया था भाई, उद्गम या स्रोत के आधार पर, दूसरा एकलक इकाइयों के आधार पर, तीसरा संरचना के आधार पर, चौथा बहुलकन के आधार पर, पांचवा था आणविक बलों के आधार पर, और लास्ट था भी ताप के आधार पर आपके हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, देखो इसमें थोड़ी थ्योरी वगैरह है, तो ये जो वर्गीकरण है, जब मैं आपका वीडियो अपलोड करूंगा, इसके साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग क्या है, पीडीएफ से इसको अच्छी तरह से उतार सकें, वीडियो में अच्छी तरह से देख सकें। तो इस कालांश का मैं आपकी क्या दूंगा, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से इसको बेटे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। वैसे हम लोग देख रहे हैं भी आपका काम बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से काम करते रहे, जिससे आपको जब अपन मिले तो कम से कम ये लगे कि भाई हमने इतना काम कर चुके हैं, ठीक है बेटे। तो आज की कालांश के अंदर इतना ही। आगे जो अपने पास जो चलेगी वो चलेगी मैकेनिज्म। क्या चलेगी, मैकेनिज्म, या जिसे बहुलीकरण की क्या कहते हैं, क्रिया विधि कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो वो अपनी जो होगी नेक्स्ट कालांश के अंदर आपको बताई जाएगी, ठीक है भाई। अच्छी तरह से इन बातों को पढ़िए। धन्यवाद।